जिनको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक भी नहीं आता वो पराशरी के कुछ वीडियोस देख लें, मैंने नेट पे अपलोड किए। ठीक है, सबसे पहला आपका जो काम होता है केपी एस्ट्रोलॉजी में, वो होता है टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स को छांटना। टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट को छांटना, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, और आज की क्लास आपकी इसी के विद रिस्पेक्ट टू होने। टेनेंटेड प्लैनेट किसे कहते हैं, लिख लीजिए। जो प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने होते हैं उनको टेनेंटेड प्लैनेट कहते हैं। अभी लिख लो, फिर मैं अभी क्लियर करूं। जो प्लैनेट, जो ग्रह किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने होते हैं वो प्लैनेट, सॉरी टेनेंटेड प्लैनेट की डेफिनेशन जो है वो ये है, जो प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड बने होते हैं उनको टेनेंटेड प्लैनेट बोलते हैं। अनटेनेंटेड प्लैनेट, जो प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने होते हैं उनको अनटेनेंटेड प्लैनेट बोलते हैं। इसको यूटी के नाम से भी जानते हैं, अनटेनेंटेड प्लैनेट मतलब यूटी। ठीक है, कुंडली जब आप देखते हो केपी एस्ट्रोलॉजी में, केपी एस्ट्रोलॉजी में जब आप कुंडली देखते हो तो आपका काम 3-4 चीजों से ही होता है। पहले आपके सामने होती है लगन कुंडली, इसको लगन चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी लगन कुंडली या जन्म कुंडली। ये एज इट इज पराशरी ज्योतिष में जो जन्मांक होता है आपका, जन्म कुंडली होती है ना, लगन कुंडली जो होती है वो यही है एज इट इज। इसी में एक कुंडली और हम यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं केपी कुंडली या भाव निर्णय कुंडली, या इसमें निर्णायण भाव चलित कुंडली। ठीक है, इन 3 नाम से जानते हैं। क्या केपी कुंडली का मतलब भी सेम, भाव चलित का नाम भी मतलब सेम, और भाव निर्णायण कुंडली का मतलब भी सेम। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को। उसके बाद इसमें आप यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को अगर हटा दोगे तो 9 ग्रह बचेंगे। ठीक है, ये 9 ग्रह बचे। 9 ग्रह आप देख रहे हो 3-3 सीक्वेंस में, हर एक प्लेनेट के नीचे एक प्लेनेट और फिर उसके नीचे फिर एक और प्लेनेट। ये 3-3 प्लेनेट्स की एक रो और कॉलम है, रो और कॉलम है। इनको निर्देशित भाव के नाम से जाना जाता है, निर्देशित भाव। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई पहला जो रो होता है, ये जो पहला रो है इस प्लेनेट का, इसको बोलते हैं हम लोग सब रो, इसको बोलते हैं सब रो। ठीक है, उसके नीचे का जो रो होता है इसको हम लोग नक्षत्र बोलते हैं। तो केतु हो गया प्लेनेट, केतु का नक्षत्र लॉर्ड हो गया मून, और केतु का सब लॉर्ड हो गया सन। केतु यहाँ पे ग्रह के रूप में है, केतु का नक्षत्र लॉर्ड हो गया चंद्रमा, और केतु का जो सब लॉर्ड हो गया वो हो गया सन। ऐसे यहाँ देखिए, मून का नक्षत्र लॉर्ड हो गया सन और मून का सब लॉर्ड हो गया राहु। अब सब लॉर्ड क्या होता है, नक्षत्र लॉर्ड क्या होता है और प्लेनेट क्या होता है वो तो आपको पता है। नहीं पता है तो मैं आगे बता दूंगा, अभी इसको रट भी लो, समझ भी लो। 3 रो होती हैं, तीन सीक्वेंस है। पहले सीक्वेंस को हम लोग प्लेनेट बोलते हैं, वो मुख्य ग्रह है। उस ग्रह का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो दूसरी से रो में है, और जो उसका सब लॉर्ड है वो तीसरे रो। समझ आ गई इतनी बात।
ऐसे ही हर ग्रह का है। ये चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा का नक्षत्र हो गया सूर्य और चंद्रमा का सब लॉर्ड हो गया राहु। ऐसे जुपिटर के पास है, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड हो गया चंद्रमा और जुपिटर का सब लॉर्ड हो गया मरकरी। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड हो गया मरकरी और वीनस का सब लॉर्ड हो गया जुपिटर। इसी तरह मार्स का नक्षत्र लॉर्ड हो गया राहु और मार्स का सब लॉर्ड हो गया। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड हो गया मार्स और सैटर्न का ही सब लॉर्ड हो गया मरकरी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि भाई मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो आप देखोगे मरकरी, मरकरी के जस्ट नीचे है जुपिटर, तो जुपिटर हो गया इसका नक्षत्र। मतलब बुध जो है वो चंद्रमा के जुपिटर के, बृहस्पति के नक्षत्र में। और मरकरी का सब लॉर्ड कौन है, तो मरकरी खुद ही, मरकरी का जो सब लॉर्ड है वो मरकरी ही। बात समझ आ रही है आपको सभी? यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। मेरे को लगता नहीं है कोई डाउट हो। जी मीनाक्षी जी पूछिए। सर सब लॉर्ड के बारे में बता दीजिए। देखो जो प्लेनेट है वो एक सिंगल ग्रह है, ठीक है। प्लेनेट किसके नक्षत्र में है, वो हो गया उसका नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है। प्लेनेट को और रिफाइनरी किया गया, ग्रह को और माइन्यूट किया गया, तो फिर उसको एक नाम दिया गया सब लॉर्ड। प्लेनेट का एक नक्षत्र लॉर्ड है और एक सब लॉर्ड है। सब लॉर्ड का मतलब ये प्लेनेट भी इस ग्रह से कनेक्टेड है। जी। बात समझ आ गई? सब मतलब क्या होता है, कौन बताएगा सब का मतलब? SUB सब का मतलब क्या होता है? जैसे सब इंस्पेक्टर बोल देते हैं, इंस्पेक्टर होता है फिर सब इंस्पेक्टर, है ना? यस, छोटी चीज। हाँ जी। हाँ अक्षय जी बोलिए। गुरुजी सब का मतलब हो गया नक्षत्र का नक्षत्रांश। नक्षत्रांश मतलब जो वो प्लेनेट नक्षत्र बना हुआ है, जिस प्लेनेट का वो नक्षत्र बना है उसका भी और माइन्यूट वर्जन और माइन्यूट लेवल, उसको हिंदी में बोलते हैं नक्षत्रांश। बात समझ आई? मतलब जो थर्ड रो वाला प्लेनेट है वो भी किसी ना किसी तरह से प्लेनेट से कनेक्टेड है। बात समझ आ रही है आपको? क्लियर? जी ठीक है। मतलब प्लेनेट किसी एक प्लेनेट के नक्षत्र में है और भी वो किसी से संबंधित नक्षत्र की तरह, लेकिन नक्षत्र से पावर कम। नक्षत्र का अंश से रुद्रांश बोला जाता है हनुमान जी, शंकर का ही स्वरूप है, एकादश अवतार है ना। रुद्रांश बोला गया मतलब रुद्र के अंश। वैसे नक्षत्रांश नक्षत्र का अंश थर्ड रो में रखता है। आप प्रीति जी पूछिए। नमस्कार सर। हाँ जी, मैं कह रही थी कि इसके लिए फिर नक्षत्र वाले और उनके लॉर्ड सब पूरी लिस्ट लर्न करनी चाहिए पहले। कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे तो लिख के आ रहा है ना। अच्छा, मतलब ये तो डायरेक्ट ही आ गए ना कि मतलब ये प्लेनेट है और ये इसके लॉर्ड, ये सब लॉर्ड। मैं सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, होरोसॉफ्ट। अच्छा जी। आप एस्ट्रो सेज में भी देखोगे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा गैप नहीं है। मतलब ये वहां का मतलब सब कुछ जैसे ना किया कराया हमें मिल गया, मतलब वो मतलब वैसे ही हो गया ना, मतलब हमें अब अलग से नक्षत्र लर्न नहीं करने। लर्न कुछ नहीं करना है, सब आपको आपके डिस्प्ले पे मिलेगा। बस हमें इसको समझना है कि इनको करा भी नहीं, प्रीति जी कैलकुलेटिव पार्ट करा भी नहीं रहे। ठीक है, ठीक है। अब आपको प्रेडिक्टिव पार्ट कराना है। जी सर। हाँ ममता जी पूछ। सर ये होरासॉफ्ट सर कौन सा लेना होगा, वो वर्जन कौन सा है? ये मेरा लेटेस्ट वर्जन 5.0। 5.0 हमारा तो लेटेस्ट वर्जन है, बाकी आप देख लो कौन सा मिल रहा है आपको। और एक इसमें और है, क्योंकि ये 25-30 हजार का सॉफ्टवेयर है अप्रोक्स, है ना। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर और है, आप उसको यूज कर सकते हो, KP Star 1। उसका कुछ ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है, शायद 2000 रुपए के आसपास है।
1 साल का 2000 देना है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। लैपटॉप में अवेलेबल है, लैपटॉप पे। फोरोसॉर्ड मैकबुक में नहीं चलेगा, केवल और केवल मतलब विंडोज विंडो में। में चलेगा। और शायद उसका भी KP स्टार 1 का भी ऐसे ही है, क्योंकि मैंने ट्राई किया था, मेरे को मिला नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे शायद क्रैक दे देंगे, बट मेरे को क्रैक व्रैक पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैंने लिया नहीं। समझ गया? तो होरोसॉफ्ट सर। या KP स्टार 1 आप ट्राई कर सकते हो। और पराशरा लाइट में भी है उसका ऑप्शन, मैं बता भी दूंगा। इनमें थोड़ा सा अच्छा इंटरफेस सर। बहुत इजी है, और जो सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा इंटरफेस थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन उससे भी आ जाएगा। और भी 1-2 सॉफ्टवेयर्स हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, ये अभी थैंक यू बता। सर। सर आप बोल रहे हैं एस्ट्रो स्टेज में ना, तो ये जो 3 रोज दिखाया आपने, हमको नक्षत्र नाड़ी में देखना है ना उसमें, नक्षत्र नाड़ी में मिलेगा। और ये सर मैं आपको एक एसटी, चीज बता दूंगा, उसका पूरा टेक्सटोरियल दे दूंगा उसका, ठीक है। और सर एसटीएल मतलब ये जो नक्षत्र लॉर्ड इधर आ रहा है, एसटीएल स्टार लॉर्ड, तो हाँ, वही होता है नक्षत्र लॉर्ड, बराबर ना? ठीक है सर। स्टार लॉर्ड ऑब्लिक नक्षत्र लॉर्ड, उसको स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं और उसको हाँ नक्षत्र लॉर्ड भी बोलते हैं। जो बीच हाँ वाली रो होगी उसको हाँ, स्टार लॉर्ड या स्टार। NL या नक्षत्र लॉर्ड के नाम से जानते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, प्रथमा जी पूछिए आप। हाँ सर, ये आपने अभी जो बोला था ना ये टैलेंटेड बोला था, टैलेंटेड बोला था, स्पेल आउट कर देंगे क्या है? टेनेंटेड, टेनेंट से है। टेनेंटेड मतलब होता है किराएदार। ओ अच्छा, टेनेंट से टेनेंटेड है, ठीक है सर, वही टेनेंटेड, कंफ्यूजन। टैलेंटेड नहीं, ओके, टेनेंटेड। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है नरेश जी, हैंड ओवर कर लीजिए आप। ठीक है। हर प्लेनेट की 3 रोज हैं, मतलब पहली रो को प्लेनेट लेवल बोलते हैं, इसकी दूसरी रो को बोलते हैं नक्षत्र। नक्षत्र लॉर्ड ऑब्लिक स्टार लॉर्ड ऑब्लिक NL। नक्षत्र लॉर्ड को शॉर्ट में NL। इसकी एक थर्ड रो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सब। इनका यूज क्या है? प्लैनेट को बोलते हैं सोर्स लेवल। सोर्स को हिंदी में बोलेंगे माध्यम। दूसरा जो नक्षत्र का लेवल होते हैं बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिजल्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं परिणाम। तीसरा लेवल होता है सब लेवल का, इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। मतलब प्लैनेट लेवल पर जो नंबर आएंगे, प्लैनेट लेवल पर जो नंबर आएंगे वो सोर्स को रिप्रेजेंटेट करेंगे। माध्यम कौन बनेगा? जो रिजल्ट लेवल पर नंबर आएंगे नक्षत्र लेवल, वो परिणाम को रिप्रेजेंटेट करेंगे। और जो सब लेवल पर नंबर आएंगे वो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट को रिप्रेजेंटेट। बात समझ आ गई? क्वालिटी ऑफ रिजल्ट सब लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड से क्या देखते हैं? रिजल्ट क्या आ रहा है। और प्लेनेट से क्या देखते हैं? सोर्स, मतलब उसका माध्यम क्या। क्लियर है यहां तक सभी को? अब इसको यूज कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा समझो।
किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आपने बोला कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, वो एस्ट्रोलॉजर आपके चार्ट में 7th CSL को देखेगा। अभी ये क्या होता है वो आगे भी बता रहा है, ठीक है। 7th CSL में पड़ा हुआ जो प्लेनेट है उसको देखेगा और वो सीधे उसके प्लेनेट लेवल पर आ गया। प्लेनेट लेवल के NL लेवल पर शादी कराने वाले नंबर हैं या शादी ना कराने वाले नंबर हैं, उनको देखेगा। अगर शादी कराने वाले नंबर हैं तब तो वो कह देगा कि आपकी शादी होगी, को दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी शादी ना करवाए। अगर शादी ना कराने के नंबर हैं, ना होने के नंबर हैं, तो वहां पे शादी ना होने के भी नंबर दिए होंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर आपको बोल देगा या आप अपने क्लाइंट को बोल दोगे कि आपकी शादी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो कराएगी, तो वो टेम्परेरी ही रहेगी, परमानेंट नहीं होगी। सपोज किसी के चार्ट में शादी कराने वाले नंबर आ गए कि भाई आपकी शादी हो जाएगी, तो सामने वाला कहता है ना, कौन कराएगा मेरी शादी, माध्यम कौन होगा, पूछता है आदमी ना, माध्यम कौन होगा, सोर्स कौन होगा। तो जो प्लेनेट लेवल पर नंबर पड़े होंगे, अगर 9 नंबर पड़ा है तो पिता शादी कराएंगे, पिता के थ्रू रिश्ते आएंगे, गुरु कोई करा सकते हैं, आप कहीं घूमने टहलने जाओ वहां पे आपको प्रपोजल मिल जाए। 4 नंबर आ रहा है तो घर के बगल में कोई शादी कराएगा, माँ करा सकती है आपकी शादी। 11 नंबर आ रहा है, किसी फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल के थ्रू आपकी शादी होगी। बात समझ आ रहा है। 3 नंबर आ रहा है, ऑनलाइन आपका माध्यम बनेगा, न्यूज़पेपर माध्यम बनेगा, शादी.com माध्यम बन सकता है। 6 नंबर आ रहा है, कोई सर्वेंट आपका हो सकता है या आप जहाँ पे जॉब करते हो वहां पे आपकी शादी हो सकती है। 10 नंबर आ रहा है तो बॉस के थ्रू आपकी शादी हो सकती है, बॉस से ही लोग शादी कर लेते हैं कई टाइम। तो सोर्स जो होता है वो इस चीज को बताता है कि आपकी शादी होगी तो कहाँ से होगी, कौन कराएगा। ऐसे ही आपने किसी से पूछा मेरे पास धन योग है कि नहीं है मेरे चार्ट में, तो उसने कहा हाँ धन योग है, उसके नंबर उसने चेक किए 2nd CSL में जाके नंबर चेक किया, हाँ आपके चार्ट में धन योग है। तो अब आप कहोगे अगर धन योग है तो वो धन मुझे कैसे मिलेगा। कई चीजें है ना, बिजनेस करके मिलेगा, कि जॉब करके मिलेगा, कि हमारे कोई रिश्तेदार हमें पैसा दे देंगे, कभी कभी बुआ हुआ इतनी सक्षम हो जाती हैं वो आपकी हेल्प कर देती हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा मिल जाता है, एंसेस्ट्रल पैसे देके चले जाते हैं। बात समझ आ रही है। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसको पकड़ के, माध्यम क्या होगा जिसके थ्रू मेरा पैसा आ जाए, जिसके थ्रू मैं अर्निंग कर लूं या जिसके थ्रू मेरी सेविंग्स हो, वो कौन सा माध्यम। 12 नंबर आ रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपके पास पैसे सेव होंगे। बात समझ आ रही कुछ। किसी ने बोल दिया आपसे कि आपकी कुंडली में धन योग है और इस माध्यम से पैसा आएगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ रिजल्ट में अच्छे नंबर्स नहीं है, तो क्या होगा, पैसा आया, किस माध्यम से आया, लेकिन पैसा अंत में टिका नहीं आपके पास। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, 5 इयर्स तक राइज किया, 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमाया, लेकिन 6ठे साल 1 रुपए उनके जेब में नहीं, फिर फटे हाल हो गए। शादी करी, किस लिए शादी होती है कि भाई कोई गृहिणी आएगी, मेरा हाथ बटाएगी, मेरे काम आएगी। शादी होने के बाद ही नरक के द्वार और खुल गए, तो बेल्टे तुम चला रहे हो, बल्ला वो चला रही है। क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, ये जो 3 लेयर्स हैं ये बहुत बड़ी चीजें हैं, छोटी चीजें नहीं है, सामान्य चीजें नहीं। और हर साइंस में ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, इतना क्लैरिटी नहीं मिलती। मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं कि कि कोई अगर BNN कोर्स कर रहा है वो अपनी स्पिरिचुअल इनहेंसिंग कर ले जाता है। कोई अगर KP एस्ट्रोलॉजी के विद रिस्पेक्ट टू काम करना चाहता है तो वो मेटलिस्टिक चीजों से रिलेटेड इनहेंसिंग कर देता है या करवा देता है। इस पृथ्वी पर जितनी भी तरह की मेटलिस्टिक चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूट एक्यूरेट फॉर्म में केवल कृष्णमूर्ति जी ने ही किया, एक्यूरेट फॉर्म में और बहुत कम टाइम में।
मतलब शॉर्टकट, इससे बेस्ट एस्ट्रोलॉजी का शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। जितने शॉर्टकट में केपी एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शंस देते हैं, उतना शॉर्टकट अभी तक अवेलेबल नहीं है कि इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कोई कर सके। मेरे पास कोई एक व्यक्ति आया, उसने कहा मेरा अभी तक मकान नहीं है, मकान होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा मकान होगा, किस सन में होगा वो भी बता दिया, तो 2021 के आसपास हम मकान लोगे। पैंडेमिक में उसने मकान खरीदा जब लोगों के बिके जा रहे। मैंने एक बात और बोली थी, 2023 में वो मकान बिक भी जाएगा। उसको बिलीव नहीं था कि बिकेगा, क्योंकि उसके पास डेट टाइम बहुत पैसा था। उसकी मदर लॉ को, इन लॉ को कैंसर हुआ, कोई LIC पॉलिसी नहीं थी, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, पैसा उसमें लगता चला गया। वाइफ को देखते हुए अभी उसकी नौबत आ गई, वो मकान भी सेल करने जा रहा है। इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन केपी एस्ट्रोलॉजर ही कर सकते। क्यों बिक जाएगा? क्योंकि रिजल्ट लेवल जो है, सब लेवल है, वहां पे मकान बिकवाने वाले भी नंबर आ रहे। मतलब कोई चीज आपको प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई, और उसको मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या बढ़ा क्या घटा, वो चीज भी आप इन रोज के थ्रू देख सकते हैं। इनमें जो नंबर है ना, वही गेम चेंजर है सारे। अगर कोई खराब नंबर आ रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। पॉजिटिव नंबर आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ सकते, आ रहे हैं उसके, पॉजिटिव नंबर है लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसको हाउस ऑफ एक्टिवेशन बोलते। आप उस हाउस को एक्टिव कर सकते हो। बात समझ आ गई? कोई खराब नंबर आ रहा है, उसको रिफ्यूज करना, उसको यूटिलाइज कर देना, ये भी केपी का पार्ट है। कोई अच्छा नंबर आ रहा है लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको इनहेंस कर देना, एक्टिव कर देना, ताकि अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, ये भी केपी एस्ट्रोलॉजी का है। तो जो बेसिकली 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं आपके पास में, सोर्स लेवल पर, प्लैनेट लेवल पर, नक्षत्र लेवल पर मतलब रिजल्ट लेवल पर, और सब लेवल पर मतलब परिणाम लेवल पर, ये पूरी की पूरी कुंडली का क्रक्स है। जिसे जिनको इसमें कमांडिंग हो गई, उसको केपी आ गई। और पूरा जो आपका कोर्स का सिनेरियो है, वो इनमें कमांडिंग कराने के लिए ही है कि भाई अगर 4 नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है, 14 नंबर आ रहा है, 14 हो ही नहीं सकते, हाउसेस लिखे होते हैं वहां पे, 1 से 12 भाव हैं, तो 12 ही नंबर मैक्स आएगा उसमें। अब अगर 3 नंबर एक साथ आ गए, 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, तो इनको इंटरलिंक कैसे करोगे नंबर्स को? बात समझ आ गई? उसके बाद कौन सा प्लेनेट किसका कस्पल सब लॉर्ड बना है, किस हाउस को लेकर के वो सबसे ज्यादा चल रहा है, वो उस पर कमांडिंग। बात समझ आ गई? ये आपका सिनेरियो ऐसे जाने में, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अभी हमने एक पढ़ा था, अभी एक चीज पर हम बात कर रहे थे, टेनेंटेड प्लेनेट और अनटेनेंटेड। टेनेंटेड प्लेनेट कौन होते हैं? जो प्लेनेट किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र लॉर्ड बने होते हैं, उनको टेनेंटेड प्लेनेट बोलते हैं। जो प्लेनेट किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने होते हैं, उनको अनटेनेंटेड प्लेनेट बोलते हैं। एक केपी बेसिक चेक कैसे करते हैं, इसको देख लो। बहुत इजी तरीके से आप सीखोगे, टेंशन तो जरा भी मत लेना, ठीक है? ये कोर्स जो है वो आपको, जिस दिन ये इसका एंड होगा, उस दिन आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो चुके हो। कोई प्रैक्टिसिंग नहीं करनी है, कोई ट्रेनिंग नहीं करनी है, कोई अलग से कुछ नहीं करना है। आपको मैं ऐसे मेथड्स बता दूंगा कि जिनको बस आपको अपने ध्यान में रखना है और प्रेडिक्शन करते चले जाना। आप में से जितने लोग यहाँ हो, मैक्सिमम लोग मेरे कई कोर्सेस ले चुके हो। इसमें मैं एक बोनस आपको दूंगा, एक मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, जिसको देख के किसी के चार्ट में बस उसको देखना है कहाँ प्लेनेट बैठा है, किसके साथ प्लेनेट बैठा है, क्या प्लेनेट बैठा है, आपको प्रेडिक्शन कर देनी है और एक्यूरेट प्रेडिक्शन देनी। लाल किताब की जो प्रेडिक्टिव पार्ट है, उसको मैं एक PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड सबको कराऊंगा। उससे होगा क्या?
उससे होगा क्या, क्लाइंट आएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन आपका वहीं से जम जाएगा। आप बोलोगे आपके साथ ये हुआ है, आपके घर की ये पोजीशन है, आपके एल्डर्स ऐसे हैं, ये मतलब अब बोल देना, वो कहीं भाग ही नहीं सकता उस चीज को छोड़ेगा, मतलब वो हाँ करेगा ही करेगा। तो मैं लाल किताब का जो क्रक्स है, एक्चुअली जो क्रक्स है, वो एक पीडीएफ के थ्रू आपको दे दूंगा, ठीक है। इसका कमिटमेंट है, लास्ट क्लास तक मिलेगा। 20 तारीख के बाद से, जैसे ही आपकी 20 तारीख होगी, सबकी पेमेंट्स आ जाएंगी, हम सारा पीडीएफ आपको अभी से प्रोवाइड करा देंगे। प्लैनेट्स के भी पीडीएफ्स होंगे, राशियों के भी पीडीएफ्स होंगे, हाउसेस के भी पीडीएफ्स होंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी में जो कुछ भी है वो आपको एक पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। बाकी बची हुई बुक्स, कि कुछ अच्छे ऑथर्स की जो बुक्स हैं उनको मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करवाने, है ना। जैसे भी मेरे को, देखो मेरे पास जो है ना वो सब आपका ही है, आप ये समझो, मेरा कोई सगा नहीं है, मेरे स्टूडेंट से बड़ा मेरे लिए कोई और है नहीं, ठीक है। तो भगवान भी एक बार बोलेंगे मत दो, तो अगर मैंने बोल दिया तो मैं देने वाला हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रेमेडी पार्ट भी पूरा कवर होगा, जेमस्टोन किसको क्या देना है, डोनेशंस क्या करवाने हैं, मंत्र जाप क्या करवाना है ना, और कुछ और चीजों की रेमेडी जो भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगी वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो जो केपी एस्ट्रोलॉजी में है वो तो मिलेगा ही, जो नहीं है वो भी कोशिश करूंगा आपको पूरी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब देखिए टेनेंटेड प्लैनेट, अनटेनेंटेड प्लैनेट, यूटी और टेनेंटेड प्लैनेट क्या होता है। तो टेनेंटेड प्लैनेट क्या होता है, जो प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना होता है उसको टेनेंटेड प्लैनेट बोलते हैं। जो प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना होता है उसको अनटेनेंटेड प्लैनेट बोलते हैं। अब इसमें देखिए केतु, केतु क्या किसी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड बना है? नक्षत्र लॉर्ड मतलब मिड सेगमेंट, जो मिड रो है वो है। देखो तो केतु खुद का भी नहीं बना, मून का भी नहीं बना, जुपिटर का भी नहीं बना, वीनस का भी नहीं बना, मार्स का भी नहीं बना, सैटर्न का भी नहीं बना, सन का भी नहीं बना, राहु का भी नहीं बना और मरकरी का भी नहीं बना। केतु किसी भी प्लेनेट के नक्षत्र लॉर्ड में नहीं है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो पे नहीं जाना है आपको, ये 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह पर ही रहना। किसी का एनल बना है केतु, आप खुद ही देख लो, नहीं बना। केतु क्या हो गया? यूटी। चंद्रमा को देखो, ऐसे ही चेक होते हैं। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा केतु का बना है, चंद्रमा का सन बना है, चंद्रमा एनल बना है और जुपिटर का। चंद्रमा एनल बना है तो 2 ग्रहों का एनल बना है चंद्रमा, किसका किसका? केतु का भी बना है और जुपिटर का भी बना है, इसलिए मून क्या है? टेनेंटेड। जुपिटर को आप देखिए, जुपिटर किसका एनल बना है? तो जुपिटर बना है, केतु का नहीं बना, मून का नहीं बना, खुद का भी नहीं बना, वीनस का भी नहीं बना, मार्स का भी नहीं बना, सैटर्न का भी नहीं बना, सन का एनल बना है, उसके बाद मरकरी का भी एनल बना। तो जुपिटर क्या हो गया? टेनेंटेड। वीनस देखिए किसी का एनल बना है क्या? केतु का भी नहीं है, इधर मून का भी नहीं है, जुपिटर का भी नहीं है, वीनस का भी नहीं है, मार्स का भी नहीं है, सैटर्न का भी नहीं है, सन का भी नहीं है, राहु का भी नहीं है, मरकरी का भी है, मरकरी का है नहीं है ना, वीनस नहीं है, जुपिटर है। तो यहाँ पे वीनस क्या हो गया? यूटी। मार्स का देखिए, मार्स सैटर्न का एनल बना है, बन गया सैटर्न का एनल, मार्स भी क्या हो गया? टेनेंटेड। सैटर्न देखिए किसी का एनल बना है क्या? सैटर्न किसी का एनल नहीं बना है, नहीं बना, तो सैटर्न हो गया अनटेनेंटेड।
सन को देखिए, सन किसी का एनल बना है, मून का बना है, और किसका बना है, और किसी का नहीं बना। मून का बन गया ना, हो गया काम। सन क्या हो गया, टेनेंटेड। राहु देखिए किसी का एनल बना है, मार्स का बना है, तो राहु क्या हो गया, टेनेंटेड। एक का भी बन गया, हो गया, टेनेंटेड ही है, मतलब किराएदार हो गया ना। मरकरी देखिए किसी का एनल बना है, वीनस का बना है, राहु का भी एनल मरकरी बना है, इसलिए मरकरी भी क्या हो गया, टी हो गया, टेनेंटेड। इसमें जो नक्षत्र नाड़ी की जो टेबल है उसमें केतु अनटेनेंटेड है, सैटर्न अनटेनेंटेड है, और वीनस अनटेनेंटेड। एक कुंडली में अभी आपको और दिखाने वाला हूं, आप हाथ उठाओगे, मैं आपसे पूछूंगा, बाकी आपको घर में होमवर्क करना है, अपनी अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड का चार्ट उठाना है, उसमें टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्लेनेट खुद ही फाइंड करना है, ठीक है। केपी ग्रुप में डालना है, अक्षय जी और मनोज जी आपकी हेल्प करेंगे। रंजना जी ने क्वेश्चन किया, अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा एक चार्ट में। रंजना जी पूछिए। सर समझ नहीं आया कैसे देखा, कॉमन देखना है कि क्या देखना है, कुछ पता ही नहीं चला। अरे भगवान, कहाँ थी आप? सर यही देख रही थी मैं तो, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कॉमन देख रहे हैं वर्ड्स का या क्या देख रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चला। अरे ये क्या हो गया रंजना जी? सर देख ही रही थी मैं तो, लेकिन समझ नहीं आया। पूरी रामायण खत्म हो गई, अब आप करो भगवान श्री राम कौन थे। रंजना जी मेरी वॉइस आ रही है? जी सर आ रही है। चलिए पहले नलिनी जी से पूछ लेते हैं इनको क्या प्रॉब्लम है। जी नलिनी जी पूछिए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि एक तरफ कॉलम बना ले टेनेंटेड और एक तरफ अनटेनेंटेड, और बीच के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो लिखते टैलेंटेड में। टेनेंटेड में जैसे मून, सन और मरकरी, राहु, मार्स, जुपिटर, इतने हो गए टेनेंटेड में, जो बचे वो अनटेनेंटेड में हो जाएगा। Yes. पूरी रो ही अगर बीच की देख लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। 2 रो बना ले टेनेंटेड और अनटेनेंटेड की, तो यस यस, थैंक यू नलिनी। मधु जी आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर मुझे सिर्फ यही पूछना है कि जो सेकंड रो है, जैसे केतु के सेकंड में मून है और थर्ड में सन है, तो हमें जो भी चेक करना है वो सेकंड में ही चेक करना, थर्ड तक नहीं सेकंड जाना। में थर्ड का भी नंबर आएगा, ठीक, इसके बाद आएगा, ठीक है। थैंक यू। आगे मत जाओ, मतलब टाइम वेस्ट किया आपने मधु जी। हम है ना बताने के लिए, तरीके से बताएंगे आपको। तो पहले ही एक अनाउंसमेंट कर दिया, उसी से आपको खुश होना चाहिए। मेरे पे छोड़ दो, हम देख लेंगे क्या करना, ठीक है। रंजना जी। जी सर। कैसे हो आप? सर बढ़िया, लेकिन कुछ समझ खुश में हो? यस सर देख रही हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ ना, कुछ पता ही नहीं चला क्या बोला। कोई बात नहीं। ये क्या लिखा है रंजना जी? सर केतु लिखा हुआ है। इसके नीचे क्या लिखा है? मून। इसके नीचे क्या लिखा है? सन। केतु को क्या बोला अभी? केतु को सर, केतु को बोला है प्लेनेट। प्लेनेट लेवल हो गया, मतलब ये जो फर्स्ट रो होगी किसी भी प्लेनेट की, उसको प्लेनेट लेवल बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। ये तीनों। एनएल किसको बोलते हैं? बीच वाली रो को। ये भी हाँ। किसी भी प्लेनेट की जो मिड रो होगी उसको हम प्लेनेट बोलेंगे, मतलब क्या, प्लेनेट का एनएल। एनएल हाँ। और ये जो थर्ड रो होगी इसको क्या बोलेंगे? प्लेनेट का सब लॉर्ड। सब लॉर्ड हाँ। इधर भी देख लो, ये हो गया सब लॉर्ड और इधर हो जी गया सर। ये सब लॉर्ड, ठीक है। मैंने सर। क्या बोला, डेफिनेशन क्या बताई? टेनेंटेड प्लेनेट वह ग्रह होते हैं जो हाँ। किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र लॉर्ड बने होते हैं। हाँ। ग्रह कौन सी रो है? फर्स्ट रो। फर्स्ट नक्षत्र लॉर्ड की कौन सी रो है? मिड रो। मिड रो। जिस प्लेनेट को आप टेनेंटेड या अनटेनेंटेड देखने जा रहे हो, उस प्लेनेट को हर प्लेनेट की मिड रो में चेक कर लो। अच्छा। एक और क्या बताया, एक होता है टेनेंटेड प्लेनेट, एक होता है अनटेनेंटेड प्लेनेट। अनटेनेंटेड प्लेनेट क्या है? जो प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना होता है, उस प्लेनेट को अनटेनेंटेड प्लेनेट बोलते हैं। हाँ। अब कुछ बचा ही नहीं है। तो रंजना जी, एक जैन शिकंजी आती है, मतलब बहुत फेमस है उत्तराखंड की तरफ, जी सर। वो थोड़ा पिया करो। सर फर्स्ट टाइम एकदम नया ही चीज है ना, कुछ कोई पता बात नहीं। नहीं, तो इससे मैं थोड़ा पहले सा मजाक कर रहा था, ठीक है, ताकि आपकी मेमोरी खुल जाए।
सुनिए अब आप ही बताओगे। एक बात बताओ, केतु जो है हाँ वो किसी का एनल बना है क्या? तो केतु खुद का भी नहीं बना, मून हाँ का भी नहीं बना, जुपिटर का भी नहीं बना, हाँ वीनस का एनल बना है? वीनस सर नहीं है ना। हाँ 5 बताओ। 7 सर इसमें 4 8 11 है, नंबर ही देखना है ना सर, कॉमन एनल नंबर क्या है? एनल क्या है? सर वो नक्षत्र लॉर्ड है। किसी प्लेनेट का जो सेकंड रो में बैठा हुआ प्लेनेट है वही एनल है ना। हाँ तो नंबर क्यों दिमाग में जा रहे हैं? अच्छा मतलब मरकरी देखे। यस। ठीक तो है। देखिए केतु का एनल कौन बना है? कोई नहीं बना है। देखो मिड रो में केतु आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। इसका मतलब केतु क्या हो गया? यूटी, यू हाँ अनटेलेंटेड। अनटेलेंटेड हो गया। लिख दें? हाँ हाँ जी सर, अब आगे समझ में। सैटर्न को देखो, सर सैटर्न आप ही बताओगे। जी सर, सैटर्न के सैटर्न किसी का सैटर्न एनल के बना रो है? में सर सैटर्न किसी सैटर्न प्लेनेट का सर एनल नहीं है, सैटर्न नहीं है नहीं बना है। सैटर्न भी हो गया क्या? यूटी। सर। अब वीनस आगे समझ में सर आ गया वीनस। वीनस को देखो एक बार और। हाँ सर मिड रो देखनी है वीनस देखो। सर। वीनस भी नहीं है सर। वीनस क्या हो गया? यूटी यूपी नहीं, यूटी। यूटी हाँ। ठीक है। मून का देखो जरा। मून का सर मून है किसका किसका है? सर, एक तो केतु का है हाँ और और बस किसका है? और सर इसका ये सर इसमें दिख शो नहीं हो रहा, नंबर दिख नहीं रहा, फर्स्ट रो में ही है सर, केतु का ही है और सर। एक थर्ड नंबर पे ये जुपिटर जुपिटर का भी है। सर, जुपिटर हाँ। तो मून क्या हो गया? टेनेंटेड ठीक है हो गया। सर। हाँ आ समझ गया आ गया? जी सर, समझ में आ गया अच्छा अब सन का जरा बताओ। सर। सन में सन किसका एनल बना है? सर एक मिनट देख रही हूँ सर। सन सिर्फ एक मून का है मून का एनल बना है सन? जी सर। और किसी प्लेनेट का? सर और बन गया ना, हो किसी गया का काम। भी सर, किसी का भी नहीं है समझ आ गया? जी सर, समझ आ गया। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अब दूसरे चार्ट में आप बताओगे। ठीक है। ठीक है सर। इसमें बताइए, सब लोग बाकी लोग लिख लो अपने पास। ठीक है। रंजना जी से हम केवल पूछेंगे केतु क्या है। रंजना जी सर नक्षत्र लॉर्ड है केतु क्या है? ड्यूटी है कि टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड? सर, देख के बताती हूँ अभी। हाँ देखो ना। सर यूटी है। यूटी है क्योंकि किसी का एनल नहीं बना है। जी सर। बाकी लोग मिलाते जाना अपने पास। पहले लिख लो जल्दी जल्दी, पहले लिख लो 1 मिनट। रंजना जी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब लोग लिख लो कौन सा प्लेनेट क्या है। जी सर। सीक्वेंस से लिखते चले जाओ, तीसरे का ये है, चौथा ये है। सर सभी लिख लो। तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। इंदिरा जी जी सर। ने बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाया है। सर है तो समझ सर, अब आ गया समझ में, पहले कुछ था ही नहीं पता। अभी नहीं, आपने छेड़ा है मेरे को। सर नहीं, सही में पता ही नहीं था, मालूम पूरी सर, क्लास पता में आप ही का हाथ उठा रहेगा। ठीक है। सर मालूम ही नहीं था तो पूछना तो पड़ेगा ना। कोई बात नहीं रंजना जी, मैं आपको, आप मेरे को पता चल गया ना आपको दिक्कत होती है, तो मैं आपको अपने टच में रख रहा हूँ सीधे। ठीक है।
सर अब समझ में आ गया मून का। कोई बात नहीं, मून बताओ क्या है। सर मून सर टेनेंटेड है, वीनस का है उसमें। सन का भी है, वीनस और हाँ सन का भी है। ठीक है। हाँ जुपिटर का बताइए। सर जुपिटर में, एक मिनट, जुपिटर सर जुपिटर में राहु, सिर्फ एक ही है राहु का, टी। राहु टी हो गया ना, राहु का एनल बना है। जी सर। वीनस बताइए। वीनस में सर, वीनस तो यूटी हो गया। वीनस यूटी है, ठीक है, जी सर। क्योंकि वीनस किसी का एनल नहीं बना। हाँ मार्स बताइए। मार्स सर, मार्स मरकरी का है, एक ही है, मार्स टी हो गया। टेनेंटेड हो गया, टी हो गया। ठीक है। सैटर्न बताइए। सैटर्न सैटर्न मून का हो गया एक तो, टेनेंटेड, और ठीक है। सर हाँ एक टी हो गया। सन का बताइए। सन सन का केतु हो गया एक तो, और सर सैटर्न हो गया और जुपिटर हो गया। जुपिटर का हो गया, हाँ जुपिटर का हो गया। है ना। हाँ यूटी हो सन गया। भी, सन क्या हो गया, यूटी। यूटी रंजना जी डेफिनेशन क्या लिखाई है। सर, जो ग्रह किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने होते हैं उन्हें यूटी बोलते हैं, तो ये है इसलिए टी आएगा इसमें। ठीक है। ठीक है सर। राहु बताइए क्या है। सर राहु में राहु का, राहु किसी का एनल बना है, सर नहीं, नहीं बना है, ठीक ये है। टी, हाँ ये मरकरी, नहीं। और मरकरी सर, मरकरी भी नहीं है। मरकरी क्या हो गया, नहीं, टी हो गया सर। और राहु क्या हो गया, टी हो गया। टी हो गया। हाँ सर, ये भी किसी में नहीं है ना, जो किसी का नहीं होता है वो यूटी होता है। जो किसी का नहीं होता वो यूटी होता है। यूटी होता है हाँ। ठीक है, एक नया डायलॉग, जो किसी का नहीं होता वो यूटी होता है। यूटी। समझ आ गया रंजना जी। सर समझ आ गया। किसी को कोई डाउट है टेनेंटेड एंड टेनेंटेड फाइंड करने में, आगे पीछे की बात कोई नहीं करेगा। मरकरी भी यूटी, बोलिए प्रतिमा जी। तो इसमें मरकरी भी तो अनटेनेंटेड में ही है, अपने टेनेंटेड में लिखा हुआ है। मरकरी किसी का एनल बना है, नहीं बना है ना। प्लूटो का बना है, मरकरी भी प्लूटो यूटी तो है, मरकरी भी यूटी। जी सर। तो यूरेनस प्लूटो वगैरह हम नहीं ले रहे हैं ना, प्लूटो नहीं यूरेनस लेना नहीं है, ले नहीं रहे, नहीं है, लेना ही नहीं है। ठीक है सर। 9 ग्रहों पर ही केंद्रित रहिए, बाकी ग्रहों के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी से अभी हम 9 ग्रहों को ही पढ़ते हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, ठीक है। जब आपको यूटी प्लेनेट मिल जाते हैं तो उनका काम क्या होता है ये समझो पहले। जब आपको अनटेनेंटेड प्लेनेट मिल गया तो उसका काम क्या है, क्यों ढूंढा गया अनटेनेंटेड प्लेनेट। सपोज कोई प्लेनेट है मरकरी, जिसके पास नंबर है 2, 7 और 9। इसका एनल बना है वीनस, जिसके बाद प्लैनेट्स हैं 1, 2, 6, 10, 4, 5,
8। इसके नीचे कोई एक प्लेनेट है सब लेवल पर, सैटर्न है, और उसके पास जो नंबर है वो है 3, 7, 11। 3 रो हो गई। फर्स्ट रो ये है कि मरकरी के पास 2, 7, 9 नंबर है, वीनस के पास 4, 5, 8 नंबर है, और सैटर्न के पास 3, 7, 11। मतलब क्या हो गया, अगर ये प्लेनेट टेनेंटेड है, टेनेंटेड अगर, तो ये प्लेनेट अपने पास अपने नंबर रखेगा, नीचे वाला प्लेनेट के पास जो नंबर है वो इसी के पास रहेंगे, और नीचे वाले के पास जो नंबर है वो इसी के पास। लेकिन अगर ये प्लेनेट, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ये बताइए मरकरी के पास 2, 7, 11, 2, 7, 9 है 2, 7, 9। वीनस के पास क्या 2, 7, 9 है? अगर वीनस को चाहिए 2, 7, 9 तो क्या करना पड़ेगा, कैसे मिल जाएंगे? अगर वीनस को 2, 7, 9 चाहिए तो मरकरी यूटी होगा ना, तो 2, 7, 9 वीनस को भी दे देगा, अपने पास भी रखा रहेगा। यूटी प्लेनेट उस माँ की तरह है जो अपने बच्चों को अपना सब कुछ दे देता, और तब भी उसके पास कोई कमी नहीं पड़ती, उसके पास वो चीजें रहती। यूटी प्लेनेट को एक तरीके से और समझ लो, आपने कोई कमरा, कोई एक पोर्शन किराए पे लिया, और उसी मकान में लैंडलॉर्ड भी रहता है। कौन रहता है? लैंडलॉर्ड भी रहता है। वो आपको जितना पोर्शन दे देगा, 2 BHK, 3 BHK, जो भी लेटरिन है, बाथरूम है, जो भी है, उतना ही आपने यूज करना है। मकान मालिक को जरूरत पड़ेगी तो वो आपका भी यूज कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मकान उसी का है। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ेगी कि हमें ये चीज यूज करनी है, तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जितने का किराया आप नहीं दोगे। अनटेनेंटेड प्लैनेट उस मकान मालिक की तरह होता है कि जो मकान मालिक का आप एक पोर्शन किराए पे तो लो, लेकिन पूरे मकान में चाहे जो करो। बात समझ आ गई? जो प्लैनेट अनटेनेंटेड होगा वो अपने नंबर भी एनएल को दे देता है। अब अगर इफ मरकरी इज यूटी, देन क्या होगा, मरकरी के पास 2, 7 और 9 नंबर हैं, वीनस के पास 2, 4, 5, 8, 9, और सैटर्न के पास 3, 7, 12। और अगर टेनेंटेड होता तो वीनस के पास जो नंबर है वही रहते, सैटर्न के पास जो नंबर है, मरकरी के पास जो नंबर है वही। बात समझ आ गई? यूटी प्लैनेट क्या करता है, अगर किसी यूटी प्लैनेट क्या करता है, अपने एनएल को अपने नंबर भी दे देता है, अपने एनएल को अपने नंबर भी दे देता है। ये हो गया पहला तरीका। यूटी प्लैनेट जो अनटेनेंटेड प्लैनेट होता है वो केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 तरीके से काम करता है। पहला तरीका क्या होता है, वो प्लैनेट जब किसी के सोर्स लेवल पर होता है, तो अपने ही सोर्स लेवल पर हो सकता है, दूसरे किसी सोर्स लेवल पर हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक ही बार एक प्लैनेट काउंट होगा सोर्स लेवल पर। जब वो सोर्स लेवल पर होता है तब भी अपने नंबर दे देता है, किसको? एनएल को। और जब वो किसी प्लैनेट के सब लेवल पर होता है, किसी प्लैनेट के सब लेवल पर होता है, तो इंडिपेंडेंट हाउस एनएल को दे देता है। यूटी प्लैनेट 2 तरीके से काम करता है। पहला तरीका क्या है, अभी बताया, सोर्स लेवल पर जो नंबर उसके पास होंगे वो नंबर एनएल को दे देगा इमीडिएट।
और अगर यूटी प्लैनेट किसी के सब लेवल पर होगा, सब लॉर्ड बना होगा किसी प्लैनेट, तो अपना इंडिपेंडेंट नंबर, जो उसका इंडिपेंडेंट हाउस होगा, वो नंबर भी एनएल को दे देगा। कैसे देगा? अब वो इंडिपेंडेंट हाउस कैसे देखते हैं उसको समझो। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना? यूटी प्लैनेट छांटना, टेनेंटेड प्लैनेट छांटना, और वो ऊपर वाला प्लैनेट अपने एनएल को नंबर दे रहा है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? तपन शर्मा, आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर आपने अभी अभी दिखाया था कि जो मार्क्स के नीचे जो वेनस है वहां पे 2, 4, 5, 8, 9, तो 7 को नहीं दिखाया, तो 7 नहीं आएगा सर यहाँ पे? हाँ 7 भी आ जाएगा, मिसिंग है। ओके ओके, सॉरी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, 7 भी लिखो। थैंक यू सर। सारे नंबर आ जाते हैं ओवर। ठीक है प्रीति, आप पूछो। ओके सर, ओके सर। हाँ जी सर। सर इसका मतलब ये है कि जो यूटी प्लैनेट्स होते हैं वो अपने नंबर्स वो सब तरफ से दे देता है, मतलब चाहे वो सब लॉर्ड हो चाहे नक्षत्र लॉर्ड। नहीं 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 नहीं, सब लॉर्ड जब होगा तो अलग तरीके से देगा। जब वो सोर्स लेवल पर है तो डायरेक्ट सारे नंबर दे देगा। सब लेवल पर जब होगा तो उसकी कंडीशन होती है, उसको अभी मैं आगे बताऊंगा। अच्छा जी। और जैसे मतलब ये तो दानवीर की तरह हो गया कि इसने हेल्प करनी है, और जो दूसरा टी वाला होता है वो सेल्फिश होता है, मतलब ऐसे ही समझ लूं कि हाँ, वो अपने है ना, वो अपने पास ही रखेगा, वो देगा किसी को नहीं देगा। ठीक है ठीक है, वो पड़ोसी की तरह है। हाँ जी ठीक है, ठीक है। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ जी। जी पूछ लीजिए। सर सब लेवल पे क्या देता है ये नहीं समझ में आया, कि जब सब लॉर्ड लेवल पे होता है तो क्या देता है? नलिनी जी, अभी आप लोग आगे क्यों भाग रहे हो भाई? ये आपने जो लिखवा रहे थे ना अभी सर, पूर्व में बोला वो कंडीशन मैं कराने वाला हूँ। कृपया करके मतलब थोड़ा सा मेरे को मौका देते रहे, जितना पढ़ा रहे हैं उतने में डाउट आ रहा है तो आप मेरे से सर ठीक है? आपने बोला क्या, तो वो वर्ड क्या बोला था कि क्या देते हैं? अभी बता रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने बैठा हूँ, ठीक है? लेकिन आप मेरे को भी समझो थोड़ा सा, उन्हीं क्वेश्चंस को लो जो मैंने अभी पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया उसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो। क्या ये टीला? हाँ ठीक है टीला, रंजना जी बना दिया ना, क्या हो गया? होता जाएगा ये यूं गोल गोल ही होता है। आगे आते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस। ये बड़ा टास्क। इस कुंडली में कौन कौन से प्लेनेट यूटी थे, कौन बताएगा? देख लो वहां पे लिखा होगा ना आपने कहीं, ध्यान से बताना, ये कुंडली है। रंजना जी लिखा है आपने कहीं? जी सर लिखा। तो नरेश जी से पूछेंगे भाई। नरेश जी बताइए कौन कौन सा प्लेनेट यूटी है? सर इसमें हाँ यूटी केतु, वीनस, राहु, मर्क्यूरी। केतु, वीनस, राहु, मर्क्यूरी। ये जो लास्ट में आपने प्रैक्टिस कराया था वही है ना कुंडली? हाँ, केतु, वीनस, राहु, मर्क्यूरी। राहु और मर्क्यूरी। और टी में है टेनेंटेड में नहीं मून। टेनेंटेड नहीं चाहिए, टेनेंटेड का कोई रोल ही नहीं है। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। इतना इजी हो गया अभी, जब हम लोग तांत्रिक को सीख रहे थे, और ये अभी आपने जैसे सिखाया अभी समझ में आ रहा है। अच्छा कोई नहीं। I mean, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे को नॉलेज दिया, लेकिन इसके बिना कुछ वेरी डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन। अभी आ गया ना नरेश जी? हाँ वेरी क्लियर सर, वेरी क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
अब ये 4 ग्रह हैं जो यूटी हुए हैं, अनटेनेंटेड। अब ये देखो, ये किसी के सब लेवल पर हैं, अपने सब लेवल पर होंगे तो उनको ध्यान नहीं देना, तो भी ध्यान दे सकते हो, ठीक है। ये बताओ किसी प्लेनेट के सब लेवल पर हैं ये? सबसे पहले केतु को देखो, किसी के सब लेवल पर है? नहीं, केतु नहीं है। केतु का काम यही यूटी तक ही खत्म हो गया कि भाई इसके जो नंबर हैं ये सारे नंबर उठा के सन को दे देगा। तो सन के पास 2, 6, 7, 8, 10, 10 2 बार ट्रिगर कर गया। अब ये 2 बार ट्रिगर होता है, 3 बार ट्रिगर होता है, तो उनके क्या रिजल्ट आते हैं वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब 10 आ गया यहाँ। उसके बाद दूसरा कौन था? वीनस अनटेनेंटेड पर। तो वीनस किसी का एनल बना है सब लॉर्ड पर? यस, मरकरी का बना, मरकरी के सब लॉर्ड पर है वीनस, और किसी के सब लॉर्ड पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एक काउंट कर लेंगे, एक मार्क कर लेंगे, कुछ भी कर दो फिर, चलो ठीक है। उसके बाद वीनस हो गया। राहु, राहु किसी और ग्रह का बना है? नहीं बना, खुद का ही बना, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं भाई। मरकरी किसी का सब लॉर्ड पर है, सब लेवल पर है? मरकरी किसी के सब लेवल पर नहीं। 2 प्लैनेट हैं जो अनटेनेंटेड हुए हैं, और वो 2 प्लैनेट्स के सब लेवल पर है। राहु खुद के ही सब लेवल पर है, और वीनस जो है वो मरकरी के सब लेवल। आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स मरकरी वीनस के पास हैं, जो प्लेनेट अनटेनेंटेड है और किसी प्लेनेट के सब लेवल पर आया है, उस प्लेनेट के पास देखिए नंबर कौन कौन सा है। नंबर है 4, 10, 11, 4, 10, 11, 4, 10, 11। चौथा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये 3 भाव वीनस के पास हैं। मतलब क्या है? भाव निर्णायन कुंडली में इन हाउसेस पर वीनस का आधिपत्य है। कैसे आधिपत्य है ये देखो, चौथे भाव में 7 नंबर राशि पड़ी है, इसलिए चौथा भाव यहां लिखा है। 10वें भाव पर यही है, वीनस स्वयं बैठा है 10वें भाव में, इसलिए यहाँ पे 10वां भाव लिखा है। और एकादश भाव में वीनस की 2 नंबर राशि पड़ी है, इसलिए यहाँ पे 11 नंबर। वीनस के पास 4, 10, 11 नंबर है। इसका मतलब क्या है? भाव निर्णायक चार्ट में वीनस की एक राशि चौथे भाव में है, वीनस 10वें भाव में बैठा है, और वीनस की एक राशि 11वें भाव में। ऐसे ही हर प्लेनेट का होता है। जो प्लैनेट्स के आपको नंबर दिखेंगे भाव चलित कुंडली में, उन भावों पर उस ग्रह का आधिपत्य होगा, चाहे वो बैठ के कर ले, चाहे उसकी राशि पड़ी है। जैसे यहाँ पे सन का 2, 10 आ रहा है, तो दूसरे भाव में 5 नंबर राशि पड़ी है, और 10वें भाव में सूर्य स्वयं बैठा है। आपने क्या देखा? जब प्लैनेट यूटी था और प्लैनेट लेवल पर था, तो उसने अपने सारे नंबर उठा के नक्षत्र को दे दिए। अभी भी ये नक्षत्र की सहायता करेगा, अगर सब लेवल पर है तो भी, सब लेवल पर है तो भी करेगा, लेकिन उन्हीं हाउसेस को दे पाएगा जो एम्प्टी हाउसेस होंगे, जो खाली घर होगा उसी को ये एनएल को दे पाएगा। अब यहाँ पे खाली घर कौन सा है? एक तो चौथा घर है, चौथे घर में कोई प्लेनेट नहीं है। एक तो 10वां घर है, 10वें घर में तो पूरा जमावड़ा लगा है, और 11वें घर में वीनस खुद बैठा है। तो जो इसका एम्प्टी हाउस है, इसी को इंडिपेंडेंट हाउस कहते हैं, स्वतंत्र भाव कहते हैं। स्वतंत्र भाव मतलब जिस भाव पर किसी अन्य ग्रह का आधिपत्य नहीं है, वो भाव खाली पड़ा है, उसको स्वतंत्र भाव, इंडिपेंडेंट हाउस बोलते हैं। तो वीनस के पास एक घर है, कौन सा? चौथा, तो ये 4 नंबर मार्स को दे देगा। बाकी के 2 घरों में कोई है ऑलरेडी, इसलिए इन घरों को नहीं देगा। ये कुछ इस तरह से है। आप किसी एक बंगलों में खुद रहते हो, एक आप घर में खुद रहते हो,
एक घर को आपने किसी व्यक्ति को रेंट पे दे रखा और एक घर आपका खाली पड़ा। बात को समझना, समझ आ गया, क्लियर हो जाए। आपके पास 3 घर हैं, 3 घर में एक घर में आप खुद रह रहे हो, एक घर आपने किराए पे दे रखा है जिसका रेंट आपके पास आ रहा है, और एक घर आपका खाली पड़ा है। आपसे किसी व्यक्ति ने कहा, आपके किसी दोस्त ने कहा, यार मैं मेरा घर सेल कर रहा हूं या चेंज कर रहा हूं, मेरे को तुम्हारा घर चाहिए। आप क्या कहोगे? तो भाई 1-2 दिन की बात है, अकेले आना है तो मेरे पास ही चले आओ, लेकिन आपको प्रॉपर शिफ्ट करना है कि मेरा सामान भी रख जाए, मेरी फैमिली भी आ जाए, तो खुद के पास नहीं बुलाओगे ना, नहीं बुलाओगे। खुद के पास 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। वो कह रहा मेरे को आपका घर चाहिए, आप क्या कहोगे? भाई इस घर में मैं रह रही हूं या रह रहा हूं, दूसरा जो मेरा घर है वो किराए पर है, किसी को दे रखा है, वहां भी कोई रह रहा है, लेकिन हाँ मेरा एक मकान यहाँ पे खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं रह रहा है। तू देख ले, तेरे किसी काम आ पाए तो उसको तू यूज कर ले जितने दिन करना। बात समझ आ गई? यूटी प्लैनेट जब प्लैनेट लेवल पर होता है तो उसके पास अपने सारे आधिपत्य होते हैं, वो सारे नंबर्स दे देता है एनएल को। लेकिन जब यूटी प्लैनेट सब लेवल पर होता है, किसी प्लैनेट के सब लेवल पर होता है, तो वो उन्हीं नंबर्स को दे पाता है जो उसका इंडिपेंडेंट हाउस होता है, जो उसका इम्पटी हाउस होता है। नलिनी जी समझ आ गया? यूटी प्लैनेट एनएल को 2 तरह से सपोर्ट करता है, और अगर इस चीज पे कमांड नहीं रही तो प्रेडिक्शन जो कि त्यों होती ही नहीं है, उल्टी हो जाती है। कैसे उल्टी हो जाती है? आपने किसी व्यक्ति का कुंडली लिया, उसने बोला मेरे को प्रोजनी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा, आप बताओ मेरे बच्चा होगा कि नहीं होगा। आपका काम क्या है? सीधे बच्चा होगा नहीं होना मतलब रिजल्ट की बात कर रहा है। आप क्या करोगे? भड़बड़ा के अपना लैपटॉप या कुंडली होगा, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, उसको उठाओगे, तुरंत देखोगे भाई एनएल लेवल पर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन से नंबर आ रहे हैं जो बच्चे को सपोर्ट करते हैं। तो बच्चे को सपोर्ट करने वाला कोई नंबर नहीं आया, सपोज आपका आंसर क्या होगा कि भाई आपको बच्चा नहीं हो पाया। लेकिन आपने देखा कि भाई सोर्स वाला जो प्लेनेट है वो अनटेनेंटेड है, उसके पास चाइल्ड गिवन के नंबर्स हैं। अभी नहीं बताऊंगा एग्जांपल, अभी केवल समझो। उसके पास चाइल्ड गिवन के नंबर्स हैं, ठीक है, और ये अनटेनेंटेड प्लेनेट है, ये नंबर्स को उठा के एनएल को दे सकता है, इसका मतलब बच्चा हो जाए। एग्जांपल चलो एक दे देंगे अभी, ठीक है। आपने देखा जो प्लेनेट सोर्स लेवल पर है वो टेनेंटेड है, वो टेनेंटेड है। एनएल लेवल पर जो है उधर भी पॉजिटिव नंबर्स नहीं आ रहे जो बच्चा दे दे। हमारा काम क्या है एस्ट्रोलॉजर का? मैक्सिमम टाइम तक संभावनाओं को निकालना, यही तो काम है ना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्लाइंट आपके पास आया है। आपने देखा कि भाई एनएल जो है उसके पास बच्चे वाले नंबर नहीं है, तो सोर्स पे कोई प्लेनेट है अगर अनटेनेंटेड है तो वो अगर नंबर दे देगा तो भी बच्चा हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में सेम नंबर आ गए ना बच्चे वाले। आपने देखा कि भाई ऊपर वाला सोर्स वाला भी यूटी है, नहीं है, टेनेंटेड है, तो आपके पास एक आखिरी रास्ता बचेगा कि भाई अगर यूटी ऊपर वाला नहीं है, हमारे पास वो नंबर नहीं है इस प्लेनेट जो बच्चा दे सकता है, तो देखिए देखते हैं एक बार कि जो प्लेनेट के सब लेवल पर प्लेनेट है उसके पास क्या बच्चे देने वाले नंबर है। तो आपने देखा कि हाँ बच्चे देने वाले में से कोई एक नंबर है, और आपने देखा कि वो प्लेनेट यूटी है, अनटेनेंटेड है तो ही देगा, टेनेंटेड है तो नहीं दे पाएगा। यूटी है और जो बच्चे देने के नंबर चाहिए वो उसके पास ऑलरेडी है, और वही घर खाली पड़ा है, तो भी आप बोल दोगे आपके बच्चा होगा। एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो 2, 5, 11 बच्चे देने का नंबर होता है। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, बस अभी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो
इसी का 5th CSL सैटर्न है और उसकी स्क्रिप्ट ये है। सैटर्न के पास है 2, 5, 11। इसका एनल बना है मर्करी, जिसके पास नंबर है 1, 6, 8। उसके नीचे प्लेनेट है वीनस, उसके पास नंबर है 5, 8 एंड 11। ठीक है। अगर सैटर्न अनटेनेंटेड, अब मतलब इसको क्या चाहिए, इस व्यक्ति को क्या चाहिए, एनएल लेवल पर 2, 5, 11 में से कोई भी एक नंबर चाहिए। 2, 5, 11 में से एनएल लेवल पर कोई भी एक नंबर चाहिए, तभी वो संभावना बताएगा कि बच्चा होगा कि नहीं। अगर आ जाएगा तो एस्ट्रोलॉजर का आंसर होगा हाँ, अगर नहीं आएगा तो एस्ट्रोलॉजर का आंसर होगा ना। आपने देखा कि सैटर्न जो है वो यूटी है, पहली जो कंडीशन। सैटर्न के बाद 2, 5, 11 तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर को उठा के एनएल को दे देगा, बच्चा हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? यस, यू कैन कंसीव अ चाइल्ड, डेफिनेटली यू विल बी कंसीव। समझ आ गया? आपने देखा कि सैटर्न टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं। एक तो आसरा खत्म हो गया कि भाई यहाँ पे 2, 7, 2, 5, 11 में से कोई भी नंबर आने वाला नहीं है, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी टेनेंटेड है। आपके पास एक आखिरी रास्ता बचता है कि भाई वीनस के पास क्या बच्चे देने वाले नंबर हैं, तो आपका है हाँ 5 और 11। आपने वीनस का भाव चलित कुंडली उठाई, आपने देखा कि 5वें भाव में वीनस की 2 नंबर राशि बैठ पड़ी है। ठीक है। 8वें भाव में वीनस खुद बैठा है और 11वें भाव में सपोज वीनस की 7 नंबर राशि पड़ी। 7 नंबर राशि जहां पड़ी है 11वें भाव में, वहां 2 ग्रह अलग से बैठे हैं। 8वें भाव में वीनस स्वयं बैठा है, लेकिन 5वें भाव में जहां उसकी 2 नंबर राशि पड़ी है वहां पर कोई ग्रह नहीं है, खाली पड़ा। आपके पास आशा की किरण क्या जग गई कि भाई ये 5 नंबर जो है उसका इंडिपेंडेंट नंबर है वीनस का, इम्पटी हाउस है वीनस का। इसका मतलब अभी जो एक भी आशा की किरण नहीं थी बच्चे ना होने का, अब मरकरी के पास 5 नंबर आ गए। अब इस व्यक्ति के चार्ट में, नॉर्मल जो चार्ट है उसमें बच्चा ना होने का योग आ रहा है, बट स्लाइटली कैलकुलेशन करके आपको पता चल गया कि इस बच्चे को, इस पर्सन को बच्चा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एनएल पर 5 नंबर आ गया। थोड़ी मशक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, बट बच्चा डेफिनेटली होगा। क्लियर हो गया नलिनी जी? इन सब चीजों की जरूरत जैसे जैसे आगे पड़ेगी हम उसको और क्लियर करेंगे, बट अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करिए। ये समझ आ गया, कुंडली देखना सेकंड्स में आ जाएगा आपको। मेरा जो मेन काम है ना वो 4-5 क्लास तक है, उसके बाद आपका काम चालू हो जाए। ठीक है। उसके बाद 8 से 10 क्लास तक आपका काम चलेगा, फिर लास्ट वाली 4 क्लास में फिर मेरा काम आ जाएगा। आपको केपी एस्ट्रोलॉजी इतनी इजी मेथड में मैं बताने वाला हूं कि आपको मतलब ज्योतिष में पूरी निपुणता मिल जाएगी। जो कुछ बोलोगे परफेक्शन लेवल पर ही बोलोगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? हाँ नंदी जी। सर ये जो आपने किड्स के लिए 2, 5, 11 3 नंबर बताए, तो इन तीनों में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी? आगे बताएंगे ना। अच्छा ठीक है। क्यों चिंता करो? अभी नहीं जो आपने बोला ना अभी इसमें 5 आ गया था और 11 नहीं आया। नलिनी जी स्टेप्स में लीजिए। नहीं सर, जो अभी आपने एग्जांपल बताया था उसमें सिर्फ उनमें से 5 एक भी नंबर हो नंबर जाएगा, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। ठीक है। अभी चाइल्ड का पूरा एक चैप्टर आएगा, मैरिज का एक पूरा चैप्टर आएगा, करियर का चैप्टर आएगा, वेल्थ का चैप्टर आएगा, हेल्थ का पूरा एक चैप्टर आएगा, हाउस का, घर लेने का एक पूरा चैप्टर आएगा, हर चीज का एक पूरा चैप्टर आएगा। उस पर हम वो चीज पूरी क्लियर करेंगे और चीज। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी एक सीक्वेंस से ही आती है, विदाउट सीक्वेंस एस्ट्रोलॉजी आ ही नहीं सकती किसी।
और जब सीक्वेंस आ जाता है ना तो फिर आपके लिए एस्ट्रोलॉजी दुर्लभ भी नहीं है, उससे सरल कुछ नहीं है। तो जिनको ज्योतिष समझ नहीं आ रही है उनको प्रॉब्लम ये है कि वो खुद सीक्वेंस से नहीं चल रहे हैं, है ना, या तो सीक्वेंस से पढ़ नहीं रहे हैं। और जो सीक्वेंस से चलेगा, स्टेप्स बाय स्टेप चलेगा, क्योंकि केतु का काम स्टेप्स में जाता है, सीढ़ी है केतु। आपको चलना है तो आपको एक, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे कदम पे जाना पड़ेगा। और आज का पहला कदम ये था, ठीक है। रंजना जी, आपका कोई क्वेश्चन ना हो तो हैंड लोअर कर लें आप। नरेश जी पूछिए। सर एक संक्षेप में, मतलब अगर प्लैनेट जो 5th CSL है UT है तो वो NL को नंबर दे सकता है, अगर T है तो वो नंबर नहीं दे सकता है, और अगर 3rd रो में नंबर देने का है वो दे सकता है, लेकिन वो हाउस एम्प्टी होना चाहिए। यस, इन शॉर्ट भाव चलित कुंडली में। and we can भाव refer चलित to कुंडली, मैं नेक्स्ट क्लास में यही भाव चलित कुंडली और लग्न कुंडली को केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। भाव चलित बाकी के फंडामेंटल्स बाद में बताएंगे, पराशरी के फंडामेंटल्स पहले बताएंगे, ठीक तो है। सर इसमें ये भाव चलित कुंडली मतलब केपी कुंडली होती है? हाँ, केपी कुंडली, भाव अच्छा, चलित कुंडली, निर्णायन भाव चलित कुंडली, ये अच्छा सब वो एक ही है ना? yes। हाँ, तो इसके लिए हम लोग को केपी कुंडली को रेफर करने का है। हाँ, मैं अभी बात चल रही है तो बता दे रहा हूँ, लिख भी लीजिए। हाँ। लगन कुंडली की इंपॉर्टेंस ये है। लगन कुंडली से क्या क्या देखना है आपको? राशि, लगन कुंडली से देखने की कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठा है, कौन से प्लेनेट के साथ किस प्लेनेट का रिलेशन बिल्ट हो रहा है, युति के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, या राशि परिवर्तन के द्वारा। दृष्टि, युति, ऑस्पेक्ट्स और प्लेनेट के साइंस। युति, दृष्टि, युति, दृष्टि, राशि परिवर्तन और प्लेनेट किस राशि में बैठा है, ये चीजें आप लगन कुंडली से देखते हो। प्लेनेट किस भाव में बैठा है और किस भाव में कौन सी राशि पड़ी है, प्लेनेट किस भाव में बैठा है और किस भाव में कौन सी राशि पड़ी है, ये आप भाव चलित कुंडली से देखते हो। आपके क्वेश्चंस ले लूं फिर ये बता देता हूं, 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा ये। पर सर ये आप सिखाओगे ये 5 CSL एस्ट्रो स्टेज में हाँ, कैसा, वो मैं आप दिखा बताओगे है ना? पूरा ट्यूटोरियल दे देंगे आपको, चिंता ना करो। थैंक यू। थैंक यू। प्रद्युमन जी पूछो। प्रद्युमन राज जी। भाई बोलो ना, माइक सही कर लीजिए अपना, आपकी आवाज नहीं है। ममता जी पूछिए। सर एक क्वेश्चन ये था कि जो आपने हम लोग को अभी टेबल दिखाई थी, वो टेबल सेम रहेगी कि हर चार्ट के हर साथ चार्ट में टेबल रटने की जरूरत नहीं है, हर चार्ट में डिफरेंट ही होता है। केपी ज्योतिष में कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस मार्केबल पॉइंट्स है, उनको ध्यान में रखिए बस। ओके सर, थैंक यू सर। हर कुंडली में ना नक्षत्र रटने, ना राशि रटनी, ना ग्रह रटना, कुछ नहीं रटना। हर चार्ट में पूरा गिवन है, सब कुछ बताया जाएगा। धनंजय जी पूछिए। प्रद्युमन जी अपना माइक सही कर लो। सर एक भाव पे ना मल्टीपल राशियां आती है, तो उसका कुछ एनालिसिस करना है क्या? किसी भाव पर मल्टीपल राशि आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जब सर्कुलर चार्ट निकालता हूँ ना वेस्टर्न, तो सर्कुलर चार्ट क्यों निकाल रहे हो? भाव चलित कुंडली से ही देखो ना। ओके। रंजना जी बताइए। सर आप जब लिखवाते हैं ना तो थोड़ा सा स्लो लिखवाइए, पूरा लिखने में नहीं आता फिर। आप वीडियो को स्लो करके देख के फिर लिख ले। सर वो तो लिख लेंगे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं। वो मैं लिख लेती हूँ, मैं हमेशा लिखती हूँ वीडियो। ये क्या क्या छूट गया आपका रंजना? सर जो थोड़ा जल्दी बोलते हैं ना, जैसे पहले स्टार्टिंग में वो यूटी और टेंटेड लिखने में ही नहीं आया था, तो फिर आगे समझ नहीं आया। ऐसे अब तो समझ में आ गया है।
ठीक है रंजना जी, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत। प्रीति सर नागपाल मैं जी, नोट्स बना के करती हूँ सब कुछ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बताइए प्रीति जी। भैया एक बार बस एक ये दोबारा समझा दीजिए, जो एक सोर्स लेवल पे और सब लेवल पे थोड़ा सा एक बार समझा दीजिए दोबारा। प्रीति जी जो लास्ट में यूटी प्लैनेट्स, अभी जो हम बताना चाह रहे हैं वो पहले कर लेते हैं, ठीक है? आपकी साउंड नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ मैं लास्ट में समझाता हूँ आपको। हाँ जी, प्लीज एक बार रिवाइज करा दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, चिंता ना करिए, ठीक है? कोशिश सेम डे देने की रहेगी, बाकी दूसरे दिन मिल जाएगी आप जी मेल्स के थ्रू ही मिलेगी, यूट्यूब पे ही विजिबल होगा वो जी। और आगे अभी एक हफ्ते के अंदर शायद हमारा ऐप आ जाए, और पता नहीं कितना डिले चलेगा अभी, एक हफ्ते में आ जाएगा तो सारे वीडियोस वहीं पे अपलोड हो जाएंगे, डायरेक्ट आप उसको देख सकते जी। हाँ, पहले हम देखेंगे भाई इनको यूज कैसे करते, इसको लगन कुंडली को और भाव चलित कुंडली। अब देखो समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। इस कुंडली में तो सारे अच्छे सीक्वेंस दिए गए, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो लगन कुंडली में मरकरी 12वें भाव में आ रहा है, लेकिन भाव चलित कुंडली में मरकरी 11वें भाव में जा रहा है। लगन कुंडली में जुपिटर जो है शनि के साथ है 10वें भाव में, लेकिन भाव चलित कुंडली में जुपिटर शनि के साथ तो है ही है, साथ में वीनस और सन और आ गए हैं भाव चलित कुंडली में, ठीक है। केतु यहाँ पे 7th हाउस में है और केतु यहाँ पे 6th हाउस में, मून 9th में, तो मून 9th में ही है। राहु का भी चेंजमेंट हो गया, राहु यहाँ 1st हाउस में और यहाँ पे 12th हाउस। कृष्ण मूर्ति जी जब केपी एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे थे, पराशरी ज्योतिष क्या कहती है कि भाई, पराशरी ज्योतिष क्या कहती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। पराशरी ज्योतिष कहती है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। तो पृथ्वी क्या है? गोल है। तो जितने भी हाउसेस हैं, जितनी भी राशियां हैं, उनको इक्वल डिग्री दे दी गई। तो भाई पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, हर हाउस को 30 डिग्री दे दिया गया, हर राशि को 30 डिग्री दे दिया गया। ये पराशरी ज्योतिष बोलती है कि भाई हर ग्रह को की जो चाल है वो सीक्वेंस वाइज रखते हैं, और हर ग्रह हर राशि में 30 डिग्री तक ही रह सकता, उससे आगे वो नेक्स्ट राशि में आ जाए। लेकिन जब कृष्ण मूर्ति जी काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा पृथ्वी गोल है ही नहीं, ये तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया, पृथ्वी तो अंडाकार है। और बात लॉजिकल भी है, तथ्यात्मक भी है। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी अंडाकार। तो होगा क्या, हर हाउस के पास, हर राशि के पास, हर प्लेनेट की जो राशि है, हम इक्वल नहीं देंगे। जहां पे ज्यादा जा रहा है हम वहां पे ज्यादा कर देंगे, जहां पे कम जा रहा है हम उसको घटा भी देंगे। इस एक्यूरेशन पर काम किया कृष्ण मूर्ति। तो होता क्या है, लगन कुंडली में जो प्लेनेट आगे होते हैं वो कभी कभी भाव चलित कुंडली में पीछे हो जाते हैं। लगन कुंडली में जो राशियां दिख रही होती हैं भाव चलित कुंडली में आगे पीछे हो जाती हैं। उसका कारण क्या है, क्यों कृष्ण मूर्ति जी ने हर राशि की जो डिग्री है उसको अलग अलग, हर राशि की डिग्री को अलग अलग माना। पृथ्वी को अंडाकार मानते हुए हर राशि को एक स्पेसिफिक डिग्री दी और उसी के हिसाब से उसको डिवाइड किया। तो मतलब क्या हुआ, कोई प्लेनेट अगर 30 डिग्री का है किसी राशि में, तो वो अगर 32 डिग्री पे जाएगा तो वो नेक्स्ट राशि पे जंप कर जाएगा, है ना। कोई प्लेनेट 32 डिग्री स्टार्ट किया उसने 0 डिग्री से और 30 डिग्री तक है तो सेम राशि पर रहेगा, 30 के अंदर 30 क्रॉस करते ही वो दूसरी राशि पे चला जाएगा।
लेकिन अगर पहली राशि को ही 48 डिग्री का बना दिया तो वो प्लेनेट तो अभी भी इसी राशि में ही है ना, नेक्स्ट राशि में तो स्विच हुआ नहीं। और इस कैलकुलेशन को आपको समझने की जरूरत नहीं है, ना कैलकुलेट करने की जरूरत। आपके पास जो भाव चलित कुंडली है वो खुद आपको कैलकुलेट करके दे रही है। तो पंगा क्या क्रिएट हो रहा है? पंगा क्या है? पंगा ये है कि लगन कुंडली में जो राशि किसी अन्य हाउस में दिख रही है, भाव चलित कुंडली में वो दूसरे हाउस में चली जाती है। जो प्लेनेट यहाँ पे 10th में दिख रहा है उसमें 9th में चला जाता है या 11th में चला जाता है। सारे प्लैनेट्स नहीं जाते, बट कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कृष्ण मूर्ति जी ने भाव चलित कुंडली में डिग्री को ही ऊपर नीचे कर दिया कि हर हाउस को हम सेम डिग्री नहीं दे सकते, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है। किसी प्लेनेट को किसी राशि में कम समय लगता है, किसी में ज्यादा समय लगता है, किसी हाउस में ज्यादा टाइम लगता है। तो इस हिसाब से उन्होंने डिग्री को ही चेंज कर दिया, घटा बढ़ा दिया। बात समझ आ गई? इसलिए भाव चलित कुंडली में, और एक बात बताऊं, भाव चलित कुंडली ज्यादा एक्यूरेट है लगन कुंडली के अपेक्षा, क्योंकि उसमें एडवांस लेवल पर काम हुआ, न्यूली रिसर्च हुई है उसमें, और ये ऑथेंटिक साइंस है। नहीं तो उसको डिसकंटिन्यू डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ये आगे बढ़ी ना। इतने इसके ऊपर एलिगेशंस लग जाते, इतने इसके ऊपर इसके खिलाफ इतनी FIRs हो जाती कि KP एस्ट्रोलॉजी फिर आज हम पढ़ना नहीं होते, ना कोई पढ़ा रहा हो। ऑथेंटिक साइंस है, एक्यूरेट साइंस है। जो भाव चलित की बात कृष्ण मूर्ति जी ने किया है वो एकदम एक्यूरेट। बात क्लियर हो गई? तो हमें उसमें ये नहीं जाना डिटेल में कि भाई कितने डिग्री का है क्या है। आपके पास भाव चलित कुंडली डायरेक्ट आ रही है, उसमें ज्यादा मत्थापच्ची करेंगे तो भी जितने क्लास का कमिट है ना उतने में कैलकुलेशन ही करोगे, प्रेडिक्शन पे जा ही नहीं पाओगे। सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। बात समझ आ रही है? तो अब करते क्या है हम लोग, अब इसको समझो। अगर मैं आपसे बोलूं इस कुंडली में मार्स के साथ किन ग्रहों की युति है? मंगल के साथ, ये बता दो सारा दिन मेरा मतलब होता क्या बोला? तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, अगर मैं बोलूं कि मार्स के साथ किन ग्रहों की युति है तो आपका जवाब कहां से होगा? आपका भाव लगन कुंडली से, ना कि भाव चलित कुंडली। फिर समझ लो, दृष्टि, राशि, युति, दृष्टि, राशि, युति और राशि परिवर्तन, ये चीजें आप लगन कुंडली से देखते हो। बाकी भाव से जुड़ी हुई चीजें आप भाव चलित से देखते हो। मैं बोलूंगा आपसे कि सन किस हाउस में है, तो यहाँ पे तो आपको 11th हाउस में दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे हाउस कहाँ से देखते हैं? भाव चलित कुंडली में। तो सन कहाँ है? 10th हाउस में। इसमें देखोगे तो 11th में दिखेगा। वीनस कहाँ है? वीनस 10th में। किस हाउस में? वीनस 10th हाउस। बात समझ आ रही है? मैं आपसे कहूंगा वीनस किन ग्रहों के साथ है, तो वीनस सन के साथ है, मार्स के साथ है, लगन कुंडली में चलेगी। युति लगन कुंडली से देखनी, दृष्टि लगन कुंडली से देखनी, राशि परिवर्तन लगन कुंडली लिख लो, और प्लेनेट किस राशि में बैठा है ये भी लगन कुंडली से देखो। मैं आपसे कहूं वीनस किस राशि में है, तो यहां अगर देखोगे तो 1 नंबर राशि है, मेष में, लेकिन लगन कुंडली से राशि देखी जाएगी तो वीनस, सन और मार्स तीनों ग्रह वृषभ राशि में ही है। हाउस कौन सा है? 10th। मार्स यहां भी 11th हाउस में ही है, इसलिए 11th का ही मार्स माना जाए। बात समझ आ रही है? तो दृष्टि, युति, ऑस्पेक्स, कॉम्बिनेशंस, राशि परिवर्तन और प्लेनेट किस साइन में है ये आप लगन कुंडली से देखो। प्लेनेट किस हाउस में और राशि किस हाउस में। हाउस की जब बात होगी तो भाव चलित कुंडली है, राशि की जब बात होगी, प्लैनेट्स की जब बात होगी तो लगन कुंडली। प्लैनेट किस हाउस में है? भाव चलित कुंडली। अब आपका टास्क, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप अपने पूरे घर की कुंडली उठाओगे, 4-5 लोग जितने भी लोग हैं, उनमें टेनेंटेड अनटेनेंटेड छांटोगे, इंडिपेंडेंट छांटोगे अगर यूटी है तो, ठीक है। उसकी पूरी स्क्रिप्ट बनाओगे, कौन सा प्लेनेट किस राशि में है, किसके साथ युति में है, कौन किसको देख रहा है, कौन किस हाउस में,
इसका भी अलग से बना के आपका जो केपी का ग्रुप है उसमें आप अपलोड करोगे। अक्षय जी और मनोज जी आपको आंसर करेंगे, बाकी मैं भी उसको वॉच करता हूँ। अगर किसी को ऑलरेडी आ गया है इस क्लास में, वो भी करेक्ट कर सकते। बात समझ आ गई है? प्रीति जी का सवाल था, उसको हम और लेंगे, क्लास हमारी यहाँ पे ओवर हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए कोई जाएगा नहीं। प्रीति जी पूछिए क्या कह रहे थे। सर यही पूछना था कि जो आपने दूसरी बात बताई थी ना कि वो अगर सोर्स लेवल पे होते, यूटी तो अब समझ आ गया, यूटी और टी समझ आ गए, लेकिन अगर यूटी है और सोर्स लेवल पर वो प्लैनेट अपने एनएल को दे देता है और सब लॉर्ड होने पर वो दे देते हैं, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन, वो एक बार चाह रही थी कि दोबारा बता दीजिए। पहले वाले चार्ट में कौन कौन से प्लैनेट यूटी थे, कौन बताएगा? फर्स्ट चार्ट में कौन से प्लैनेट यूटी थे, कौन कौन बताएगा? किसी ने लिखा हो तो हैंड रेज। नरेश जी आप हो? नरेश जी बताइए, बताइए नरेश जी। सर यूटी में केतु, वीनस, राहु, मर्क्यूरी। केतु, केतु, वीनस, वीनस, राहु, मर्क्यूरी। राहु, मर्क्यूरी, ये यूटी थे। हाँ सर। ये जो लास्ट से फर्स्ट था, सबसे पहले यही चार्ट हमने लिया था ना? हाँ सर। ठीक है। अब इसमें देखिए, वीनस यूटी है, वीनस किसी का एनल बना है? नहीं बना है। मरकरी यूटी अपना ही बन गया है, तो अपना जो खाली घर इसका होगा, मरकरी के पास 4, 8, 11 3 घर खाली है। चौथे घर में मरकरी खुद बैठा है, 8वें घर में मंगल खुद बैठा है, 11वां घर खाली है मरकरी का, दिख रहा है? 11वां घर खाली है। तो अगर ये यूटी है तो ये 4, 8, 11 वैसे ही इसको दे रहा है। और अगर ये यूटी ना होता, मरकरी की जगह कोई और प्लेनेट होता, टेनेंटेड होता, तो मरकरी इसको 11 नंबर दे सकता है और अभी भी देगा। तो इस प्लेनेट की स्क्रिप्ट में जुपिटर के पास 11 नंबर मरकरी दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि अनटेनेंटेड प्लेनेट है, सब लेवल पर है, इसके पास जो भी चीजें हैं इम्पटी रूप में, वो सब ये एनएल को देगा। मतलब एक बात बताऊं, यूटी प्लेनेट के पास एक क्यूरियोसिटी होती है एनएल को देने की। जब वो सोर्स लेवल पर होता है सब कुछ दे देता है, जब वो सब लेवल पर जाता है फिर भी उसकी क्यूरियोसिटी होती है, भाई इसको कुछ देंगे। तो क्या देगा? जो खाली होगा वो दे देगा, जो उसके किसी मतलब का नहीं होगा वो दे देगा। बात समझ आ गई? मतलब ये कि अगर वो सोर्स लेवल पे है तो वो सब कुछ दे देगा, और सब अगर दे सब देगा। लेवल यहाँ पे पे है सारे तो नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे 4, 8, 11 तीनों आ जाएंगे। हाँ जी, और सब लेवल पे सिर्फ एम्प्टी वाला देगा, एम्प्टी हाउस देगा, इंडिपेंडेंट हाउस देगा। हाँ जी, बस बस ठीक है, हाँ जी ठीक है? आ गया, हाँ जी ठीक। हाँ जी, थैंक और यू। ये प्रैक्टिस करो आप, कम से कम 2 से 3 चार्ट पे प्रैक्टिस कर लो, आपका काम अपने आप आसान हो जाएगा। सभी लोग करेंगे प्रैक्टिस? अच्छा, कुछ लोगों का मन है कि क्लास फ्राइडे को रहे, सैटरडे सही है सबके लिए या फ्राइडे को करें? कितनों को लगता है डे सही है ना ये? कीर्ति जी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? कीर्ति जी हैंड रेस करो। सैटरडे के लिए सभी बोल रहे हैं। कीर्ति जी आप हैंड रेस करो। हैं कीर्ति, राधिका जी? तो मैं उनसे पर्सनल बात कर लूंगी, ठीक है? एक ही हैं जो बोल रही हैं कि मतलब और किसी दिन रख लेते हैं, बाकी सबका तो सैटरडे ही फिक्स है। ठीक है, हम सैटरडे को ही रखें। एवरी सैटरडे को आपकी क्लास होगी 8 से 10, यही टाइम रहेगा। ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा कर लेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में फिर हम और चीजों की जरूरत, जैसे जैसे जहां जो जरूरत है मैं आपको डिलीवर करता हूँ। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और आपको बताऊं, इन सब चीजों में बहुत डाउट रहता है लोगों को, ये क्लियर नहीं हो पाते जल्दी, और जिसको ये क्लियर हो जाता है उसको सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।